तो ये बताइए कि सबसे पहले कोई ऐसा बंदा है आप में से जिसने कभी ब्लड के बारे में नहीं सुना है? तो जब सभी लोग ब्लड के बारे में जानते हैं तो ये बताएं कि ब्लड सर्कुलेशन की क्या जरूरत पड़ी है, क्यों ब्लड बॉडी के अंदर मूव कर रहा है इधर से उधर। तो इसका कोई जवाब बता सकता है कि क्यों ब्लड मूव कर रहा है इधर से उधर, इसके ब्लड मूव ना करने से क्या नुकसान होगा, क्या परेशानी आएगी, कोई बता सकता है? सर ऑक्सीजन हाँ जी, वगैरह बॉडी में वो करने के लिए। ऑब्वियस बात है कि ब्लड जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने कहा कि ब्लड फ्लो इन द बॉडी used to transport various material. तो यानी ब्लड जो बॉडी के अंदर मूव कर रहा है उसका मेन मकसद है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और अगर मान लेते हैं कि ब्लड फ्लो नहीं करता तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि ऑब्वियस बात है कि आप जो खाना पीना खाते हैं वो खाना खाने के लास्ट में आप जानते हैं कि खाना जो है बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद खाना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सारा सॉल्युबल फूड जो है वो ब्लड में चला जाएगा। मैंने कहा कि जो खाना पीना आपने खाया है वो खाना पीना जो खाया है आपने, मान लेते हैं प्रोटीन खाया है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपने फैट खाया है, यानी आपने कोई भी फूड कंपोनेंट खाया है तो वो ऑब्वियस बात है कि फूड कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद आपको पता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई हुआ करती थी, और विलाई से अगर देखा जाए तो सॉल्युबल फूड जो था वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता था। और ब्लड इस सॉल्युबल फूड को बॉडी के हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जब बॉडी के हर सेल में फूड पहुंच रहा है तो हर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। और जब फूड पहुंच गया बॉडी के हर सेल में तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर फूड का यूटिलाइजेशन होगा और फाइनली उस सेल को एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलती रहेगी, सेल वाइबल रहेगा, सेल जिंदा रहेगा। इसका मतलब है कि बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने के लिए मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? दैट इज अ ब्लड। तो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लड एक्चुअल में है क्या। तो व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड एक तरीके का क्या होता है भाई? तो सीधी सी बात है, इट इज अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये किस तरीके का टिश्यू है? तो ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है या नहीं है? ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो कितना ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? हाँ जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड है? दैट इज अ 5.5 लीटर ब्लड होगा इन मेल, वाइल 5.1 से लेकर 5.3 लीटर ब्लड होगा। दैट इज 5.5 लीटर है ये, दैट इज 5.5 लीटर इन मेल एंड वाइल 5.1 से लेकर 5.3 लीटर ब्लड इन फीमेल होगा। तो इसका मतलब फीमेल के अंदर ब्लड जो है वो कम होगा एज कंपैरेटिव टू मेल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होगा? तो मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहां होगा? तो इन बोन मैरो। कहां पर होगा भाई ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन? ये बताएं। दैट इज अ बोन मैरो में। तो सवाल ये है कि आखिर बोन मैरो होता क्या है? हाँ जी, तो बोन मैरो जानते हैं नहीं जानते हैं? जल्दी बताइए। तो दैट इज अ जेली प्रेजेंट इन hollow bones।
तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या मतलब है इस बात का कि बोन मैरो है क्या, एक तरीके का जेली है बेसिकली, और वो जेली जो है किसके अंदर मौजूद है, वो मौजूद है हॉलो बोन्स के अंदर। क्लियर है? एंड दैट इज नोन एज अ बोन मैरो। अगर बोन मैरो भी देखा जाए तो बोन मैरो भी दो टाइप का होता है, एक होता है येलो बोन मैरो और एक होता है रेड बोन मैरो। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ये बताइए कि ब्लड Yes, sir. सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, ये बताइए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? बोन मैरो। हाँ जी, बोन मैरो के अंदर हो रहा है। बोन मैरो कहते किसको है? जेली। जेली प्रेजेंट इन द hollow bones. जेली प्रेजेंट होती है हॉलो बोन्स के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा ये बताइए कि बोन मैरो कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की बोन मैरो है, एक है येलो बोन मैरो और एक है रेड बोन मैरो। तो मेनली जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेड बोन मैरो में हो रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। फिर मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स is known as hemopoiesis। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हीमोपोइसिस। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम एक तरीके का फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमारा याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए कि ब्लड के अंदर कितने मेन कंपोनेंट्स हैं, जरा बताइए जल्दी से। हाँ जी, कुछ आइडिया है? तो एक मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं डेट इज अ ब्लड सेल्स। तो ये बताइए कि ब्लड के अंदर कितने मेन कंपोनेंट्स हैं? एक क्या है? प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? दैट इज द ब्लड सेल्स। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? अच्छा, अब आती है बात के ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है दैट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बाद आइए बात प्लाज्मा की हम कर लेते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा के अंदर तीन मेन चीजें हैं। समझ रहे हैं? प्लाज्मा के अंदर कितनी चीजें हैं भाई? प्लाज्मा के अंदर तीन मेन चीजें हैं। पहली बात, एक और बात समझ लीजिए, देखिए एक और चीज है। एक तरीके का, ये तो बात आप जानते हैं कि ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब है जो बहता है, लिक्विड है। और ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो दो मेन चीजें हैं, एक तो बेसिकली ब्लड सेल है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लाज्मा है। अगर आप प्लाज्मा देखते हैं तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% है। यानी ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना परसेंट है? तो 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। Yes, sir. तो ये बताइए कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना परसेंटेज है? So 50. दैट इज 55%। और ब्लड सेल्स कितने हैं? दैट इज 45%। So 45%. ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा के अंदर तीन मेन चीजें हैं। एक है वाटर, एक चीज क्या है? दैट इज वाटर। दूसरी चीज क्या है? तो दैट इज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? दैट इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर देखा जाए तो एक और मटेरियल है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर कितनी चीजें हैं भाई, ये बताएं? So 3.
3 कौन कौन सी? Sir, water Material, organic. or in organic and inorganic material. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अगर देखा जाए तो वाटर है 90 से लेकर 92%, यानी प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है प्लाज्मा में? So water. दैट इज 90 से Water. लेकर 92% वाटर है। अगर आप यहां पर देखते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, तो मैंने कहा कि ये तकरीबन 6 से 8% है। ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है? दैट इज 6 से 8% है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो ये तकरीबन 1 से 2% है। तो ये बताइए कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बताइए। Water, So water, inorganic organic material, material, inorganic. और वाटर कितना परसेंटेज है प्लाज्मा में? 90 to 92%. 90 से 92 डिग्री 2%. परसेंट, 90 से लेकर 92% है। ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है भाई? Sir, 6 to 8. 6 से 8% है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है? दैट इज 1 से 2% है। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में मैंने कहा कि आयंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आयंस। आयंस जानते हैं नहीं जानते हैं बताइए? Yes, sir. हाँ जी, आयंस का मतलब हुआ दैट इज पॉजिटिव चार्ज आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज देखी जाए तो सॉल्ट्स हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आयंस की आप बात कर रहे हैं तो मैंने कहा हो सकता है ब्लड में सोडियम आयन हो, ठीक है, कैल्शियम आयन हो, ये सारे आयन से ब्लड के अंदर। नेगेटिव की बात कर लें तो मैंने कहा कि क्लोराइड आयन हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, ये सारे आयन से। सॉल्ट की बात करें तो मैंने कहा कि ये फॉस्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ठीक है, कार्बोनेट हो सकता है, दैट इज कार्बोनेट हो सकता है। तो ये बेसिकली आयंस और सॉल्ट्स किस में आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मटेरियल की। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं अब ऑर्गेनिक मटेरियल की। सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मटेरियल किसको कहेंगे भाई? जो लिविंग से बनता है। Enzymes, जी क्या बताया था, जरा बताइए। enzymes, proteins. और थोड़ा माइक को करीब लेकर आइए, आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। Enzymes, ऑर्गेनिक मटेरियल proteins. बताइए किस? नहीं, मैंने पूछा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इसकी पहचान ये है, तो मैंने कहा कि द मटेरियल which contain carbon, hydrogen and oxygen along with some other elements. Some other elements in small amount. अब बताइए, अब पहचान लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल किसको कह रहे हैं? Yes. हाँ जी, तो यानी जिस मटेरियल के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, उसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ अदर एलिमेंट्स भी हों, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होंगे। बट मेनली जो होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल पहचान लेंगे ना अब आप? Yes, sir. अब आ जाइए ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर ब्लड में देखा जाए तो ब्लड के अंदर मैंने कहा कि ऑर्गेनिक मटेरियल में प्रोटीन्स आ गए। क्या आ गए? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या होता है, जरा बताइए, प्रोटीन्स पर क्या क्या होता है? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन में क्या क्या होता है तो क्या जवाब है? प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं?
तो प्रोटीन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बताइए ऑर्गेनिक होगा या नहीं होगा? सर होगा। Yes. अच्छा जी, तो प्रोटीन एक तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब सवाल यह है कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स है। तो एक प्रोटीन है बेसिकली ग्लोब्यूलिन, एक है एल्ब्यूमिन, एक है एल्ब्यूमिन, और इसी तरह एल्ब्यूमिन के अलावा देखा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन है, तो ये सारी प्रोटीन्स हैं बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मैंने कहा कि फैट हो सकते हैं ब्लड के अंदर, विटामिन्स हो सकते हैं ब्लड के अंदर, हार्मोन्स हो सकते हैं ब्लड के अंदर, इसी तरीके से ब्लड के अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल में आएंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, जल्दी sir. बताइए। ओके, अब ये बताइए कि ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं भाई? हाँ जी, ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? WBCs, platelets. एक है एरिथ्रोसाइट, एक क्या है? एरिथ्रोसाइट। दूसरे हैं ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो कितने तरीके के हैं भाई ब्लड सेल्स, ये बताइए जल्दी से। 3 types. सर 3। 3 टाइप के, कौन कौन से हैं? Erythrocytes, leukocytes, Erythrocytes, leukocytes, thrombocytes. ओके, एरिथ्रोसाइट का ही दूसरा नाम है आरबीसी, ल्यूकोसाइट का ही दूसरा नाम है दैट इज अ डब्ल्यूबीसी, और थर्ड वाला था दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट, इसका एक और नाम है दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका एक और नाम क्या है? दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? यस। मैंने आ रही कहा है। अगर एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो ये तकरीबन 5 मिलियंस होते हैं पर एमएल में, यानी 1 एमएल में कितने होंगे आरबीसी? बताइए जल्दी से। 5 million. ठीक है, ल्यूकोसाइट होंगे 6000 से लेकर 8000 तक पर एमएल। तो डब्ल्यूबीसी जो है 1 एमएल में कितने होंगे? So 6,000 to 8,000 per To ml. 8,000. ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये 1.5 से लेकर 3.5, यानी ये 1.5 से लेकर 3.5 पर एमएल होंगे। तो थ्रोम्बोसाइट भी इतने होंगे। तो मैंने कहा कि आरबीसी कितने हैं 1 एमएल में? 5 million. 5 million. 5 5 मिलियंस million है। ही है क्या? और देख लीजिए कि 1 मिलियंस का मतलब होता है दैट इज अ 10 lakhs। तो एरिथ्रोसाइट जो है अगर देखा जाए तो 5 मिलियंस पर एमएल है, ल्यूकोसाइट देखा जाए तो 6000 टू 8000 पर एमएल है, थ्रोम्बोसाइट देखा जाए तो 1.5 से लेकर 3.5 लैक्स, लैक्स है, ये लैक रह गया यहाँ पर, दैट इज लैक्स है यहाँ पर, ये लैक्स पर एमएल। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही है? सर आ रही है। बताइए। Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये बताइए कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के हैं भाई?
हाँ जी, WBC तो कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन से? तो एक है बेसिकली स्मूथ, या पहले ऐसा कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। तो एक है रफ और दूसरा है स्मूथ। स्मूथ। रफ का दूसरा नाम है दैट इज अ ग्रेनुलोसाइट, और स्मूथ का दूसरा नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो अब ये बताइए कि नाम दोनों में से किसका बड़ा है, रफ का या स्मूथ का? सर स्मूथ। स्मूथ का नाम बड़ा है। जिसका नाम बड़ा होता है उसके दर्शन कैसे होते हैं? सर हाँ जी, जिसका नाम बड़ा होता है उसके दर्शन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं? बड़े। सर बड़े। नहीं, अब एक कहावत है, तुमने पता नहीं सुनी नहीं है, छोटे। कि जिसका नाम बड़ा होता है उसके दर्शन छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर स्मूथ वाले का नाम बड़ा है तो इसके दर्शन छोटे हैं, इसका मतलब कि ये 2 टाइप का है। और अगर रफ की बात कर लें तो मैंने कहा इसका नाम छोटा है लेकिन इसके दर्शन बड़े हैं, इसका मतलब ये 3 टाइप्स का है। तो ओके सर। इसका मतलब ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप का हुआ? सर 3। 3। और एक ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप का हुआ? 2. सर 2। 2। तो इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज, ये पहला कहलाता है दैट इज एन इस्नोफिल। तो ये कहलाता है इस्नोफिल, दूसरा कहलाता है बैसोफिल और तीसरा कहलाता है न्यूट्रोफिल। तो इसका मतलब ये बताइए कि रफ वाला कितने टाइप का है? सर 3। कौन कौन सा? इस्नोफिल, बैसोफिल और स्नोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल बैसोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। एंड न्यूट्रोफिल। अब स्मूथ की बात कर लें तो स्मूथ 2 टाइप का है, एक है मोनोसाइट और दूसरा है दैट इज अ लिम्फोसाइट। तो एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। क्या ये बात क्लियर हुई? इसके बाद अगर आप Yes. देखें तो लिम्फोसाइट भी 2 तरीके के हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। Yes. यस सर। हाँ जी। तो एक एक कौन सा था? बी लिम्फोसाइट। एक कौन सा है? हाँ जी, टी लिम्फोसाइट। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई है? यस Yes, sir. ओके, ये कंप्लीट किया आपने सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए। हो गया? Yes. यहां पर मैंने लिख दिया है कि मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये बताइए कि WBC में सबसे ज्यादा कौन से सेल्स होंगे? सबसे ज्यादा WBCs में Neutrophil. दैट इज आर न्यूट्रोफिल्स। देख लीजिए, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होंगे। कंप्लीट हुआ? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाएं। Yes.
तो अब सबसे पहले बात आती है, यानी एक प्रोटीन मैंने दिखाई थी, दैट इज अ फाइब्रिनोजन प्रोटीन, याद है? दैट इज अ Yes. फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर बात करें तो मैंने कहा ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। ये किस में हेल्प कर रही है? दैट इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आते हैं ग्लोब्यूलिन पर। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है हेल्प इन बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम आ रही है, बॉडी प्रोटेक्शन या डिफेंस में। तो डिफेंस में काम करेगी ग्लोब्यूलिन। इसके बाद आ जाइए एल्ब्यूमिन पर। एल्ब्यूमिन की बात करें तो हेल्प इन मेंटेनिंग डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो एल्ब्यूमिन जो है ये मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस में काम करेगी। यहां तक क्लियर है बात? इसके बाद अगर Yes, देखा sir. जाए तो मैंने कहा कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा? एक होगा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बताया था अभी आपको, मैग्नीशियम sir. आयन, Yes, sir. इसी तरीके से बाइकार्बोनेट आयन और बहुत सारे आयन। क्लियर है? इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आता था, जरा बताइए। So carbon. अरे भाई मेरे, ऑर्गेनिक मटेरियल में हमने Sir, किस किस को रखा था? proteins, enzymes. Hormones, तो enzymes. आपने बताया प्रोटीन्स हैं, आपने बताया एंजाइम्स हैं, आपने बताया हार्मोन्स हैं, Fats, vitamins. हाँ या ना? फैट है, विटामिन्स हैं, ये ईटीसी कर दिया। यहां तक क्लियर हो गई बात या नहीं? Sir, जी हम ग्लूकोज भी रख सकते हैं ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक क्यों मटेरियल नहीं में। रखेंगे? ग्लूकोज तो सबसे पहले आएगा, बिल्कुल आएगा, सबसे पहले ग्लूकोज को ही आना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाइए, तो हम अब बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या था? हाँ जी, Formed element. Formed elements. तो दैट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले किस ब्लड सेल की बात करेंगे? तो हम बात करेंगे बेसिकली एरिथ्रोसाइट की। दैट इज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हुआ? तो एरिथ्रोसाइट Sir, का RBC. दूसरा नाम है दैट इज अ आरबीसी या RBC. रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कह लें या फिर शॉर्ट में इसको कह देते हैं हम आरबीसी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बताइए कि कितना होगा आरबीसी ब्लड के अंदर? 5 तो मैंने कहा million per 5 annum. से लेकर 5 million. 5.5 मिलियंस Million. पर एमएल। एक एमएल में कितना होगा? 5 to हाँ जी, 5.5 5 से million 5 per annum. पॉइंट। जी ठीक है, कहां पे फॉर्म होंगे? हाँ जी, फॉर्म्ड इन Red bone रैट marrow. बोन मैरो। दैट इज अ रैट बोन मैरो। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes. Yes, sir. बताइए। यहां पर मैंने लिखा है कि इन फीटस, फीटस का मतलब क्या हुआ?
दैट इज एन अनबॉर्न बेबी। Unborn baby. तो मैंने कहा इन फीटस या अनबॉर्न बेबी आरबीसी आर फॉर्म्ड इन लिवर। तो फीटस के अंदर आरबीसी कहां पे फॉर्म हो रहे हैं? सर लिवर। हाँ जी, Liver. लिवर के अंदर। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर एब्सेंट होगा। तो यानी न्यूक्लियस क्या होता है आरबीसी के अंदर भाई? Absent. एब्सेंट। और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्या कहते हैं हम इसको? ई न्यूक्लिएटेड। Enucleated. ई न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है? ई न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है? सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट है। एब्सेंट है। यस सर। कंप्लीट हो गया? बस लास्ट टाइम, क्या कह रहे हैं? बस लास्ट का बचा है। क्लास क्या मतलब, समझा नहीं। लास्ट का लिखने से बचा है। हाँ लिखिए, लास्ट का लिखिए।